हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ये 4th वाला है। और देखो एम्प्लॉयबिलिटी के चैप्टर्स ना थोड़े इजी है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, सो आप वीडियो भी देख लोगे ना तो आपका इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रेन्योर का करेंगे। देन लास्ट वाला जो चैप्टर है ना वो तो छोटू सा है, तो उसको हम लोग फटाफट 20-25 मिनट में निपटा देंगे उसको, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। और ये इसी के कुछ घंटे बाद भी वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर कल हमारा सिर्फ और सिर्फ PYQs 100+ PYQs मैंने रेडी किए हैं तुम्हारे लिए, वो करेंगे। सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मतलब आज तो तुम ये पूरा कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि कल जो रहेगा ना, कल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल धमाकेदार चीज़ें करने वाले हैं, मतलब धमक चौकड़ी मचा देंगे हम लोग। ठीक है, सो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा शांति से, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ हैव अ बिलीव इन मी, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगी। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सैम्पल पेपर भी लग जाएंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लिए हैं MCQs में, तो वो भी हो जाएगा। तो डोंट वरी यार, है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो या चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा खींचना नहीं है, नहीं तो तुम लोग देखोगे नहीं। या तो देखो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। तो देखो एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, जो कि ना मार्केट में न्यू आइडियाज़ लाते हैं और न्यू इनिशिएटिव लाते हैं। मतलब न्यू इनिशिएटिव, जो नए नए बिजनेस आते हैं ना, जो नए बिजनेस आते हैं, न्यू इनिशिएटिव से वो लोग आते हैं, रिस्क लेके प्रॉफिट कमाते हैं जो। ठीक है, और बोल सकते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस के साथ जो आते हैं वो हमारे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब हम लोग सेशन 1 में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, एंटरप्रेनर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। यानी अंडरटेक यानी इनिशिएट करना। ठीक है, यानी बिजनेस स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, अब ये जो हमारे कोल हैं, इन्होंने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप को। अब हम लोग एंटरप्रेन्योर तो देख लिया कि क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो देखो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। तो देखो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको और ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, और एक और प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है। तो इसमें यही बोला गया है। फिर आता है स्टिम्सन एंड जेरिलो ने एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन करा गया है। तो देखो द प्रोसेस बाय विच, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर वो है जिनके पास आइडिया है लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, बट फिर भी वो अपने आइडिया को परस्यू करते हैं और रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं से अरेंज कर कर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यही होता है एंटरप्रेन्योर। और ये इसका बहुत ही ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है। ये डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछते हैं ये किसने दी है डेफिनेशन, तो स्टिम्सन एंड जेरिलो ने दी है, क्योंकि बहुत सारे MCQ में मैंने देखा है, तो आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की, और हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो डिफाइन किया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें आइडिया जनरेट किया जाता है, अपॉर्चुनिटी लाई जाती है और उसको रीडिफाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है यानी लागू किया जाता है ना, और प्रॉफिट बहुत सारा कमाया जाता है, और इफ़ेक्टिव यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज का। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है, फट से वो देख लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स ने एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन किया है। तो इकोनॉमिक्स ने बोला है कि एंटरप्रेन्योर वो है जो रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल को साथ में लाकर मतलब इन तीनों को कंबाइन कर कर एक प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन बनाता है, प्रॉफिट कमाता है।
ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ने क्या डिफाइन किया एंटरप्रेन्योर को, तो ये ऐसे पर्सन है जो कि बोल सकते हैं हम लोग इनके अंदर एक बोल सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर डिज़ायर होती है सक्सेस की, ठीक है, सक्सेस की एक डिज़ायर होती है, इनके अंदर मोटिवेशन होता है टू डू समथिंग। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है। देन सोशियोलॉजिस्ट ने हमारी क्या डेफिनेशन दी है, एंटरप्रेन्योर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो सोशलिस्ट ने एंटरप्रेन्योर को ऐसे डिफाइन किया है कि ये सोशल डेवलपमेंट करते हैं, है ना, और सोशली हेल्प करते हैं लोगों को। जैसे बोल सकते हैं हम लोग जॉब क्रिएट करते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोशली भी, ठीक है। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखो सबसे पहले यही कि एक पैसा कमा रहा है इसमें, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसको डेवलप करा जाता है, मेंटेन रखा जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और फिर आता है ये कहाँ से बिगिन होती है, इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ही एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनिशिएट आइडिया के साथ आता है और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है मार्केट में। और ये किससे डील करता है, ये ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये बेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करता है, यानी बेस्ट आउटपुट देता है इन मिनिमल रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में ही ज़्यादा आउटपुट देने का काम करता है, अच्छे से उसको यूटिलाइज करता है। फिर क्या बोलेंगे कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, और रिस्क भी लेता है मार्केट में, ठीक है। एंड अब इसमें बताया एंटरप्रेन्योरशिप को आर्ट एज वेल एज साइंस। तो देखो कैसे है, तो देखो साइंस इसलिए है क्योंकि देखो साइंस में कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो वहीं ऑन द अदर साइड एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमें कुछ प्रोसीजर रहता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। प्लानिंग की जाती है, जैसे साइंस में प्लानिंग करते हैं वैसे इसमें प्लानिंग करते हैं हम लोग। और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि देखो आर्ट्स में हम लोगों को स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है, इनोवेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, इनोवेशंस रिक्वायर्ड है, आइडिया रिक्वायर्ड है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है ना। तो इसी तरीके से इसको आर्ट एज वेल एज साइंस बोला गया है। अब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। तो पहला है इनिशिएटिव, ठीक है। तो पहला का क्या है अपना भाई, इनिशिएटिव। तो देखो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जाएंगी, ठीक है, लेकिन तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज लें और उसको इनिशिएटिव कर लें, उसमें एक्शन दें। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, इनिशिएटिव यानी शुरू भी करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर एक बार चली गई ना बेटा तो वो वापस नहीं आती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएटिव लो हर चीज़ में, ठीक है। अगर ऐसे ही लेट गो करते गए तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो जाती हैं अच्छी अच्छी। फिर आता है सेकंड, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। देखो बिजनेस है, ऑफ कोर्स रिस्क होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, लेकिन बहुत से कर भी पाते हैं। तो रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हर एक बिजनेस मैन के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले पाए, क्योंकि विदाउट रिस्क आप इनिशिएटिव ले ही नहीं पाओगे। फिर आता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो देखो गलती सबसे होती है, एंटरप्रेन्योर से भी गलती होती है। तो अगर वो गलती हो गई है ना तो ट्राई करो कि आप उसको अगली बार रिपीट ना करो, क्योंकि आपकी गलती में भी बहुत हैवी लॉस हो सकता है। तो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। फिर आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एक एंटरप्रेन्योर में, क्योंकि अगर वो ही मोटिवेट नहीं है तो उनके साथ के मेंबर्स को वो कैसे मोटिवेट करेगा, ठीक है। और वो काम कैसे करेगा अगर वो मोटिवेट ही नहीं है। तो मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, उसका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हर एंटरप्रेन्योर के सब में होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपको सक्सेस मिल पाएगी, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं कर लूँगा तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप आपके अदर मेंबर्स जो अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके नीचे जो मेंबर्स होंगे वो उनको भी इंस्पायर नहीं कर पाएगा कि वर्क करो, और वो खुद भी वर्क नहीं कर पाएगा। उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना रिफ्लेक्टेड होता है
एक बंदे में अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है तो, ठीक है। और हार्ड वर्क, तो देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एवरी डे टू डे कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हार्डवर्क वाली वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हार्डवर्क वाली स्किल होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को वहाँ से निकले और उसको कैसे ना कैसे उसको रिजॉल्व करे और उसको सॉल्यूशन दे। फिर आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो देखो बिजनेस में नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजंस टाइमली लेना, कहीं पे क्विक डिसीजन लेना है, एट अ टाइम डिसीजन लेना है, तो वो एबिलिटी हर एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए कि वो बेटर डिसीजंस ले पाए ऑन टाइम, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनल क्या बोल रहे हो, एंटरप्रेन्योर। तो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका सर्विस एंटरप्रेन्योर। तो देखो सर्विस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं ना, जो क्रिएट करते हैं एक न्यू मार्केट फॉर सर्विसेज, और वो किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे जो क्या है, सर्विस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, तो इसमें ना क्या करते हैं ये लोग, तो देखो ये क्या करते हैं ना, ये बिजनेस को चलाने का काम करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का काम करते हैं। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये प्रोडक्ट बनाने वाला काम नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना और ये सारी चीज़ें, बिजनेस को संभालना और ये सारी चीज़ों का ये लोग काम करते हैं। तो ये वही होते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। लोकल मार्केट में डिमांड उसकी प्रोडक्ट की बढ़ाना, तो इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये होते हैं मैन्युफैक्चरर, जो कि क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड्स को और प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, और बोल सकते हैं स्टार्ट थ्रू एन इंडस्ट्री यूनिट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। तो देखो जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं, यील्ड को मैक्सिमाइज करते हैं, और बर्थ देते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को, है ना, नई नई चीज़ें एग्रीकल्चर में लाते हैं, तो वही होते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। फिर आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो ये लोग क्या करते हैं, तो देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर को बर्थ दिया है, ठीक है। तो इसमें इन लोगों के पास एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, मशीन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, और बहुत सारी मेथड्स बनाते हैं जिससे मशीन्स बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इंडस्ट्रीज़ में भी जो रहती है मशीन्स, तो ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स बनाने का काम करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और स्किलफुल होते हैं, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो ये वाले एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं, ये लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, यानी इनको टेक्निकल में कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ है ना बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं, उसको संभालने का काम करते हैं, है ना। जैसे दूसरी प्रोसेस भी होती है ना, ज़रूरी नहीं है सारी टेक्निकल चीज़ें ही हों, है ना। दूसरी प्रोसेस जैसे उसका प्लानिंग करना और ये सारी चीज़ें, बिज़नेस को मैनेज करना, तो ये वो वाली सारी चीज़ें देखते हैं, और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, टेक्निकल में होते हैं, ये लोग सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये बिज़नेस खड़ा करते हैं, उसको ग्रोथ देते हैं, उसको और डेवलप करते हैं, और एक पीक पॉइंट पे लेकर जाते हैं, और जब वो एक पीक पॉइंट में रिच कर लेता है ना, देन ये क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और फिर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसा साइकिल ये लोग करते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आईटी इंटरप्रेन्योर। तो आईटी इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं ना बेटा, जो कि किस में काम करते हैं, जो कि कंप्यूटर में इनोवेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशंस लाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर और इन सारी चीज़ों पे जो काम करते हैं ना, वो कौन होता है, आईटी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और आईटी इंटरप्रेन्योर्स और टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स पूरा बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है, टेक्निकल इंटरप्रेन्योर हमारे मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, है ना,
टूल्स बनाने का, मशीन्स बनाने में काम करते हैं, है ना। लेकिन आईटी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किस में आईटी की फील्ड में इनोवेटिव रहते हैं, इनोवेशन लाते हैं। जैसे कंप्यूटर में ये लोग इनोवेशंस लाने का, सॉफ्टवेयर पे ये लोग काम करते हैं, एप्स, सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। इतना हो गया। अब आता है वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है? तो जो वुमेन्स बिजनेस कर रही हैं, इनिशिएट करती हैं टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, तो ये क्या हो जाती हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं। फिर आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो सोशली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सोशल डेवलपमेंट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पे ही काम नहीं करते बट सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं, सोशल डेवलपमेंट करने का ट्राई करते हैं। इनको हम लोग सोशल इनोवेटर्स भी बोलते हैं। फिर आता है फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर को अपना जिनका बिजनेस पहले से चला आ रहा है, जैसे आप हो, ठीक है, तो आपके पापा का बिजनेस है, तो आप अब नेक्स्ट जनरेशन, आप क्या अब आगे आप संभालोगे उसको, देन उसके आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको संभालेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? फैमिली बिजनेस रहता है एंड फैमिली बिजनेस वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फिर आता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो, तो इसमें ये फर्स्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी फैमिली में, यानी उनके बैकग्राउंड में कोई भी उनके बैकग्राउंड में नहीं होता है एंटरप्रेन्योर। वो खुद से, मतलब जो खुद से बनते हैं, ठीक है, उनके बैकग्राउंड में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो जो खुद से अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। अब वो कभी भी करें, टीन्स की एज में भी कर सकते हैं स्टार्ट, और कोई 50 के एज में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब आता है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब उसके रोल्स और क्या फंक्शंस होंगे एंटरप्रेन्योर्स के। तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। देखो, सबसे पहला काम, तो सबसे बड़ा काम यही होता है बिजनेसमैन का कि भैया वर्ल्ड में जितना भी वो, जहाँ पर भी वो बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अपॉर्चुनिटी ह्यूमन की नीड्स से ही आती है, जैसे फूड, फैशन, एजुकेशन, जो कि बदलता रहता है। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी ट्रेंड बदल सकता है, और कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी न्यू आइडियाज़ लाकर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए तो वो एक मामूली चीज़ है, बट एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो बहुत ही बड़ा मौका होता है। और हर एक एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी जल्दी एनालाइज कर लेना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर सेंस कर लेता है अपॉर्चुनिटीज़ को फास्टर देन अदर्स, ठीक है। और उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फिर आता है टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन। तो टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन यानी कि भैया एंटरप्रेन्योर देखो, प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं कि वो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल देगा, ठीक है। उसके पास वो कैपेबिलिटी है या नहीं, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको बदलना भी है, ठीक है। दे शुड बी एबल टू कलेक्ट। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी रिगार्डिंग देयर आइडियाज़, प्रोडक्ट, प्रैक्टिसेस, ताकि वो मार्केट में डिमांड आ पाए, ठीक है। फिर आता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी क्या होती है देखो, तो यानी बोल सकते हैं फिजिबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस प्लान, एक काइंड ऑफ बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि एंटिसिपेट, जैसे वैसी प्रॉब्लम्स देखना कि क्वांटिटी, क्वालिटी, उसकी कॉस्ट, उसके सोर्स ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए। एक ब्लूप्रिंट हम लोग बोल सकते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज़ का, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट सारी एक्टिविटीज़ का, यानी कितनी क्वांटिटी, कितना क्वालिटी, ये सारी चीज़ें, वो प्लान वर्क करेगा या नहीं करेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। कहते हैं रिसोर्सिंग। अब एंटरप्रेन्योर का ये भी काम होता है कि भैया वो रिसोर्सेज अरेंज करे, यानी मनी, मशीन, रॉ मटेरियल, वर्क फोर्स, सब कुछ अरेंज करे, ताकि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज खड़ा कर पाए, है ना। ये इंश्योर करे कि कि मेक श्योर कि टाइमली वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दे, ठीक है।
फिर आता है सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। अब सबसे पहला ये है कि अपने एंटरप्राइज को सेट करना, यानी उसमें मशीनरी इंस्टॉल्ड करना, है ना, उसकी लोकेशन देखना, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फील करना, अपने प्रीमाइसेस को डिज़ाइन करना, सारे वर्कर्स हायर करना, उनको वर्क कराना, ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं। फिर आता है मैनेजिंग द एंटरप्राइज। अब मैनेज करना एंटरप्राइज को, उसको रन करवाना, वर्क फोर्स को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, फाइनेंस को भी मैनेज करना होता है, और ऑर्गेनाइज करना गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉफिट्स को देखना, है ना, और उसको मैनेज करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या काम होता है एंटरप्रेन्योर का भाई, कि अगर उसका अच्छा सक्सेसफुल हो गया बिजनेस तो अब उसकी ग्रोथ कराना, उसको और हाई लेवल पे पहुंचाना, और हायर गोल सेट करना और उसको अचीव करना, ठीक है, ठीक है, तो यही सारा चीज़ें इसमें आता है। फिर आता है व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मोटिवेट करता है, तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपना गोल ही इतना हाई सेट करते हैं, उनके मतलब गोल हाई सेट करते हैं और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो गोल अचीव कर पाएँ। उनका गोल ही वो इतने हाई लेवल पे सेट करते हैं और वो उसे अचीव भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत मोटिवेशन होता है कि वो उसको अचीव उनको करना होता है, तो वो वर्क हार्ड करते हैं और अपनी इनोवेटिवनेस दिखाते हैं। फिर आता है यूनिकनेस। तो देखो एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि वो उनको मतलब उनको दूसरों से अलग बनाता है, कि वो यूनिक है, हर चीज़ में वो यूनिक होते हैं, ठीक है। एवरीथिंग द पर्सन डज एंड द वे इट इज़ डन, ठीक है, उनका जो तरीका है करने का वो बहुत अलग होता है, ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, नॉर्मल पीपल जैसा वो लोग नहीं सोचते हैं। फिर आता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी भी छोटा बिल्कुल नहीं सोचता, वो शॉर्ट टर्म गोल में बिल्कुल भी नहीं बिलीव करता है, वो हमेशा फोकस करता है कि वो कैसे फ्यूचर में आगे वो गोल अचीव करेगा, वो लॉन्ग टर्म गोल पे अचीव बिलीव रखता है और वो उसकी शांति से पेशेंटली उसकी प्लानिंग करता है ताकि वो लॉन्ग टर्म गोल वो अचीव कर पाए। फिर आता है नीड टू इन्फ्लुएंस। अब एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो चाहता, वो अपने अपनी स्किल से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, ठीक है, वो वर्ल्ड में वो चाहता है एक एंटरप्रेन्योर कि वो वर्ल्ड और जहाँ भी उसकी कम्युनिटी है उसमें चेंज लाए, ठीक है ना, उसमें कुछ एक इनोवेटिवनेस लाए, कुछ चेंज लाए, नॉर्मल से कुछ अलग लाए, ठीक है, वो चाहता है कि वो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं अपने को एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती हैं कि वो आगे बढ़ सकता है, वो रिस्क लेकर आगे चीज़ें करे। फिर आता है वेज एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, मतलब एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो देखो वेज एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है ना वो किसी इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं और उनको पे किया जाता है, ठीक है, वेजेस पे की जाती है, सैलरी पे की जाती है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो कि अपने बिजनेस को बेटर बनाता है, खुद ही रिस्क लेता है, खुद ही न्यू आइडियाज़ लाता है और खुद ही प्रॉफिट ले लेता है, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क टेकिंग। देखो तो अब इसमें देखो एक की क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं कि भैया जब वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना अपॉर्चुनिटी, जब वो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्या ये टाइम सही रहेगा इस आइडिया पे काम करने के लिए, क्या वो उनको एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि उनको एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसी पे सेल उसी पे काम करके और उसकी सेल बढ़ानी चाहिए। तो ये आइडियाज़ भी वो सोचते हैं और कुछ वेज हैं जो कि एस्पायर करते हैं एंटरप्रेन्योर को कि वो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढे और उसको उसका रिस्क लें। तो देखो
पहला आता है कम्युनिटी कंसर्न। सबसे पहले मतलब जो उसको ये वो सारी चीज़ें जो हेल्प करती हैं एक एंटरप्रेन्योर को न्यू कि उसे न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस में लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, या उसको हेल्प करती है कि वो न्यू कैसे ला सकता है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकता है। तो पहला है कम्युनिटी कंसर्न। तो सबसे पहले यही कि अपनी कम्युनिटी कंसर्न देखो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर कुछ चीज़ें लाने का ट्राई करो, है ना। जैसे हो बोल सकते हैं कि कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन सोचता है, एक एंटरप्रेन्योर सोचता है। फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इसमें अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना तो बहुत सी चीज़ें बहुत से चैलेंजेस जो हैं लाइफ के बहुत इजीली फेस हो जाते हैं, हम लोग फेस कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है। और एंटरप्रेन्योर्स की ना जो स्टोरीज होती है वो बहुत इंस्पायरिंग होती है, और उसमें फुल ऑफ लेसन्स होते हैं, उसमें पावरफुल लेसन्स होते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहते हैं वो उनके तो उनको पढ़ना चाहिए हमको, तो उस एक एंटरप्रेन्योर को उन्हें भी पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है ना, उससे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, ताकि हम वो चीज़ें हमारे बिजनेस में भी ला पाएँ। फिर आता है रिसर्च विद अदर। तो अपनी जो रिसर्च है वो ऐसे लोगों के एक माइंडेड पीपल के साथ करनी चाहिए, एक सोशल ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एक जॉइन लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स एंटरप्रेन्योर को ज्वाइन करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि ना जो जो नॉलेजेबल पीपल है वो भी अपना आइडिया शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो जाते हैं। जब ग्रुप एक्टिविटी होती है ना तो बेटा तो अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो उससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी खुलती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। सो अब आता है हमारा स्टार्टअप्स, ठीक है। तो स्टार्टअप्स क्या है ना, ये स्टार्टअप ऐसी वो कंपनीज हैं जो कि क्या होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशंस होती है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब ये नए नए होते हैं कंपनी में, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी है जो नई नई आती है, न्यू इनोवेशंस के साथ आती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना जो बिज़नेस है, अपना जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट करती हैं। और बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव स्टार्टेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी है ना। तो ये सारी चीज़ें तो स्टार्टअप्स तुम लोग समझ गए ना स्टार्टअप क्या है। तो स्टार्टअप्स वो हैं जो स्टार्टअप्स एक कंपनीज हैं जो कि न्यू होती हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा मिनिमल इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट की जाती है, और ये एक न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं, ठीक है। और ये वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग अपना जो कैपिटल है ना वो इनका जो कैपिटल रेज करने का सोर्स होता है वो अलग होता है, यानी ये इन्वेस्टर्स से अपना कैपिटल रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तुमको स्टार्टअप समझ आ गया ना। स्टार्टअप इज़ अ कंपनी जो कि न्यू होती है, और न्यू आइडियाज़ के साथ ये लोग आते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स, अपना जो रिसोर्स है फंड रेज का वो इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और या यही होते हैं स्टार्टअप्स में, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आता है बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, अब ऐसा तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है ना, इस बिज़नेस में बहुत सारे हर्डल्स आती है, ये एक रेस है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, ठीक है। और तो वो ऐसी क्या क्या बैरियर्स है, यानी वो क्या हर्डल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप फेस करता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर को स्टॉप रोकती हैं कि उसके मतलब उसके गोल अचीव करने से उसे रोकती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन बैरियर्स हैं। तो पहला है इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इन्वायरमेंटल बैरियर एक बिगेस्ट बैरियर है जो एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हम लोग बोल सकते हैं कुछ कॉमन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एडवोकेट रिसोर्सेस ना होना, रॉ मटेरियल ना होना, यानी कम अवेलेबिलिटी होना रिसोर्सेज की और रॉ मटेरियल की, स्किल्ड लेवल ना मिलना,
है ना, स्किल्ड लेबर ना मिलना, और बोल सकते हैं कि मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, ज़्यादा कमी होना उसकी, और बोल सकते हैं मॉनेटरी रिसोर्सेज टाइम पे नहीं मिलना। तो ये सब क्या है ना, ये सारे बैरियर्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को उसके गोल्स को अचीव करने से रोकते हैं। ठीक है, फिर आता है नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान, यानी या तो एक और बैरियर ये है कि या तो प्लान ही नहीं बनाया है, और या फिर आपका प्लान जो है वो गलत है। तो देखो, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट विश, क्या कोट है। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा जो प्लान है ना, मतलब सॉरी, अगर तुम्हारे पास गोल है पर वो तुम्हारे पास प्लान नहीं है ना, तो ब्रो तुम्हारा जो है वो सिर्फ विश ही है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एवरी इंटरप्रेन्योर्स को, देखो सब इंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल होना होता है उसके बिजनेस में, है ना। और अगर पर्सन ही जब प्लान ना बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर आता है पर्सनल बैरियर। तो देखो, पर्सनल बैरियर में क्या क्या आता है। एक पर्सनल बैरियर में आ जाता है कि भाई, कि जो सूटेबल लेबर ना मिलना, सूटेबल टीम ना मिलना, सूटेबल वर्कर ना मिलना, क्योंकि केयरलेस और नॉन सूटेबल वर्कर्स जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, फिर आता है सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट देखो बहुत जल्दी आ जाता है इंसान में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इजीली डिस्करेज कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है अब एक इंडिविजुअल, एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, जिससे अपने आप पे डाउट आता है ना। तो सेल्फ डाउट जो है ना, तब आता है जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। और लेकिन उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, तो उसमें हम लोगों को हमारे गोल्स को देखना है, हमारी कंट्रीब्यूशन को देखना है, हमारे वर्क को देखना है कि हमने कितना अचीव किया है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल को देखना है, ताकि उससे आपको क्या लगेगा कि आप फील बेटर करोगे कि नहीं, मैंने कुछ तो किया है करके, तो आपको एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और आपकी फैमिली फ्रेंड्स उनको अपने गोल के बारे में बताओ, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है ना, एक हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो फिर आप वापस से मोटिवेट फील करने लगते हो। तो ये पर्सनल एक सेल्फ डाउट भी एक बैरियर है जो कि एक इंसान को डीमोटिवेट कर देता है, जिससे वो उसके गोल पे फोकस नहीं कर पाता है। फिर आता है, या एक कोट है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रशिंग द फियर ऑफ फेलियर। भाई क्या कोट है, देखो, खुद में बिलीव करना ये फर्स्ट स्टेप है आपका। खुद पे विश्वास रखो, ये आपका पहला पीढ़ी है, ये आपकी पहली पीढ़ी है, जिसमें आप आपके जो फेलियर है, जो फियर है, जो डर है आपको, आपके फेलियर का जो डर है आपको, फेल होने का, उसको ये मात देता है। आया समझ, उसको ये क्रश करता है। फिर आता है फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क। अब देखो, एक एंटरप्रेन्योर को ना एक अच्छी टीम ज़रूर ढूंढनी चाहिए। ऐसे पीपल ढूंढने चाहिए जो कि सोचें समझें और हेल्प करें, और बहुत ही ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएँ। इससे क्या होगा ना, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी इजी रहेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे, है ना। तो एक टीम सूटेबल पीपल्स की बनानी चाहिए एंटरप्रेन्योर को। फिर आता है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड। अब एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड क्या है, तो एन एटीट्यूड इज़ एन वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी कैसे आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, गुड और बैड दोनों हो सकता है। तो देखो, हाउ तो ये है व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता, क्या क्या चीज़ें लगती है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो देखो, डिसिसिवनेस, यानी एबिलिटी टू मेक क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजंस, यानी डिसिसिवनेस तुम में होनी चाहिए, यानी तुम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि भैया, कि तुम टाइम पे डिसीजन ले पाओ, तुम क्विक डिसीजंस ले पाओ। अगर ऑन द स्पॉट तुमको डिसीजन लेना है तो तुम ले पाओ, तुम बेटर डिसीजंस ले पाओ, ताकि प्रॉफिट तुम कमा पाओ। ठीक है, सही डिसीजंस ले पाओ। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, यानी एबिलिटी टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायरेबल गोल, यानी आपको बिल्कुल
बेस्ट वे, ऐसा बेस्ट वे निकालना जिससे आपका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज कंज्यूम हो, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज हो, अच्छे से यूज़ हो, कम रिसोर्सेज कम टाइम में कम एनर्जी में आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाओ, ऐसा चीज़ें आपको, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है एक सेकेंड, फिर आता है आपका परसवेरेंस, यानी एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसका मतलब क्या है, यानी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, आप फेलियर फेस भी कर रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजनेस में सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप आपके पास एबिलिटी है कि आप उस बिज़नेस को रन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई हार नहीं मानना है, कंटिन्यू करने जाना है, कितनी भी डिफ़िकल्टीज है उसको फेस करना है और चलता चले जाना है। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी एबिलिटी टू डू वर्क विथ अदर्स। देखो, आप अगर वर्क कर रहे हो ना, तो आपको सामने वाले आपके आसपास के लोगों को भी मैनेज करके चलना है, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने आपके दूसरों के साथ भी आप वर्क कर पाओ, ठीक है। वे आता है टेकिंग इनिशिएटिव्स, एबिलिटी टू टेक चेंज एंड एक्टेड इन सिचुएशन बिफोर अदर्स, यानी बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, इनिशिएटिव लो, इससे पहले कोई दूसरा इनिशिएटिव ले ले, आप पहले उस पर एक्शन ले लो, ठीक है। फिर आता है हमारा ठीक है, इतने ही थे जो चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को बनाती है, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो एटीट्यूड एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, वो ये सब होता है, ठीक है। आए समझ। अब आता है हमारा एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। बस थोड़ा सा बचा है बेटा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है वो स्किल्स, वो नॉलेज, नॉलेज होना, स्किल्स होना, एटीट्यूड होना, ताकि हम हमारे हमारे गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएँ। तो वो हम लोग देखते हैं क्या कॉम्पिटेंसीज हैं। तो देखो, डिसिसिवनेस, इसी का यही एटीट्यूड का मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे, मतलब इन डिसिसिवनेस आप कैसे अचीव कर पाओगे, इनिशिएटिव आप कैसे अचीव कर पाओगे, तो ये कॉम्पिटेंसीज है आपकी कि आप कैसे इनको अचीव कर पाओगे। अब जैसे डिसिसिवनेस है, तो आप इसको कैसे लाओगे अपने इसमें नेचर में? तो डिसिसिवनेस का मैंने आपको बताया था ना कि क्या मतलब है। तो देखो, डिसिसिवनेस का, हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? डिसिसिवनेस पे थी ना, कि इसका मतलब क्या होता था। हमने देखा था कि क्विक डिसीजन वाला चीज़ इसमें होना चाहिए कि जल्दी डिसीजन ले। तो देखो, इसमें आपको ना, देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जैसे नो योरसेल्फ, यानी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, है ना, आप कैसे आप क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खुद को जानो। फिर करो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, तो ढूंढो कि भाई कि ये अपॉर्चुनिटी क्या इस बिज़नेस में काम करेगी, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्या ये वर्क करेगा, अगर ये वर्क करेगा तो ये क्यों वर्क करेगा, क्या ये मेरी कम्युनिटी के लिए सही है, उनकी नीड्स के लिए, ये सारी चीज़ें देखना। फिर आता है एनालाइज करो उस अपॉर्चुनिटी को। एनालाइज करना यानी पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने अपॉर्चुनिटी को, फिर उसको एनालाइज करना यानी उसको समझो कि यार कि क्या मतलब मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, मुझे अभी ये करना चाहिए या नहीं। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके बारे में सोचो और उसे सॉल्व करो। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव। तब इनिशिएटिव आप कैसे, किस चीज़ों से, कॉम्पिटेंसी से आप लोग अपने अंदर ला पाओगे? तो पहला है रियलाइज दैट यू कैन टेक एक्शन, ठीक है। सबसे पहला होगा रियलाइज दैट यू कैन टेक एक्शन, अपने अंदर रियलाइजेशन लाओ कि तुम ये एक्शन ले सकते हो, तुम कर सकते हो। फिर आता है बिलीव यू कैन टेक एक्शन, खुद पे विश्वास रखो कि नहीं, मैं तो कर ही, मैं ये एक्शन लेकर ही रहूँगा या रहूँगी। फिर आता है टेक एक्शन, और फिर उस पर एक्शन लो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव का, आप लोग इनिशिएटिव ऐसे अचीव कर सकते हो। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? दूसरों की भी सुनना, दूसरों को अच्छे से सुनो, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके आइडियाज़ को जानो। तो दूसरों को सुनना सबसे पहली बार। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि इंटरपर्सनल स्किल्स का मैंने क्या मतलब बताया था, कि दूसरों के साथ एबिलिटी टू डू वर्क विद अदर्स, है ना। तो वो कैसे तुम लोग अचीव करोगे? तो सामने वाले को सुनना, उसके आइडियाज़ को सुनना, ठीक है, उसके रिस्पेक्टफुली उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको सुनना। फिर आता है पॉजिटिव बॉडी और लैंग्वेज।
पॉजिटिव बॉडी रखो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो, पोलाइटली बात करो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है, नेगेटिव बात ना करो। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, तो यही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमने पढ़ा कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो, हमेशा अच्छे से बात करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। हमेशा हेल्पिंग नेचर रखो। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को भी मैनेज करो ताकि वो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे ना, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे ना निकले, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिजर्वेरेंस, तो प्रिजर्वेरेंस मैंने क्या बताया था भाई कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप कंटिन्यू करो अपने बिजनेस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, कैसे वो अचीव करो, नॉट गिविंग अप, सबसे पहले तो गिव अप करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वर्किंग हार्ड, उस पर और काम करो रेदर देन गिविंग अप, ठीक है, उस पर और हार्ड वर्क करो। देन लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, अगर कुछ मिस्टेक हो भी रही है, कुछ फेलियर आया भी है, तो उससे सीखो कि ये अगली बार नहीं हो दोबारा, ठीक है, ये चीज़ अगली बार ना हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, कि आप कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो टाइम का, एनर्जी का, रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि सारी चीज़ें टाइम पे हो रही है कि नहीं, वो सब कुछ देखना, अपने गोल को सेट करना, है ना, कि गोल सेट है, मतलब क्लियर गोल होना। फिर आता है इफ़िशियंसी यानी बोल सकते हैं कम रिसोर्सेज में, कम एनर्जी में, कम बोल सकते हैं हम लोग कम रिसोर्सेज, कम एनर्जी एंड या, तो इसमें इन कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर देना, ठीक है, कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर देना ऑन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते हैं। फिर आता है मैनेजिंग क्वालिटी, और क्वालिटी भी मैनेज करना, यानी बेसिकली चीज़ों को कम कम इफ़ेक्टिवली, यानी इफ़ेक्टिवली यूज़ करो और ज़्यादा आउटपुट जनरेट करो, और क्वालिटी के साथ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यही सारी इसमें चीज़ें थी। तो ये जो पूरे में है ना, ये मैंने आपको एक पूरे चार्ट से समझा दिया, इसमें सब कुछ यही था, और यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब बस एक चैप्टर बचा है, वो भी अभी कुछ 1-2 घंटे में आपका आ जाएगा, ठीक है, और वो बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो स्ट्रेस लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।